सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन संभवम प्लेटफॉर्म पर या डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि व्हाट इज़ मेंट बाय पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द सिविल सर्वेंट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि लोकहित से क्या अभिप्राय है, लोकहित के संदर्भ में किसी सिविल सेवक को कौन से सिद्धांत व प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें से आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2018 में वो पूछा गया था। तो देखिए, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें या उसकी अप्रोच देखें उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ क्या होती है। ये एक सब टॉपिक है आपके यूपीएससी एथिक्स सिलेबस के अंतर्गत, और इस डिस्कशन को इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फ्रेशर्स हैं वह भी ठीक तरीके से एथिक्स की अप्रोच को समझ सकें कि एथिक्स को किस तरीके से लिखा जाना है, किसी भी आंसर को एथिक्स में किस तरीके से लिखा जाना है, और जो हम आगे आंसर डिस्कस करेंगे उसमें भी वो ठीक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ क्या होती है। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सामने लेकर आएँ। तो जैसे अब इस डिस्कशन में मैं अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स लाऊंगा, आप भी डिस्कशन को सुनने के बाद अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल लेकर आने की कोशिश कीजिए। उसे ढूंढिए, वो ज़रूर आपके पास ही होंगे, बस आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ का मतलब है कि व्यक्तिगत जीवन में आप कितने नैतिक हैं। यूपीएससी यही चाह रहा है कि आप ना सिर्फ सार्वजनिक जीवन या लोक जीवन में नैतिक बने प्रशासक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, बल्कि साथ ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत भी नैतिक रहें। तो देखिए, जब व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता हो जाती है तो उससे कई डायमेंशंस हो जाते हैं। सबसे पहला डायमेंशन होता है कि आप अपने आप से कितने नैतिक हैं। दूसरा होता है कि आप अपने अभिभावकों के साथ कितने नैतिक हैं। तीसरा ये हो जाता है कि यदि आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो अपने स्पाउस के साथ कितने नैतिक हैं। चौथा, यदि भाई बहन है, सिबलिंग्स है, कजन्स हैं, उनके साथ कितना नैतिकता या कितने नैतिक मूल्यों पर आप चलते हैं। और पांचवा हो जाता है दोस्त, दोस्तों के साथ आप किस प्रकार के नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। तो देखिए, मैं सेल्फ के अंतर्गत यदि एग्जाम्पल दूँ तो जैसे यदि कोई भी प्लास्टिक होता है तो मैं उसे रिसाइकल करने पर यकीन करता हूँ। यदि कोई भी प्लास्टिक पॉलीथिन आती है मेरे पास तो मैं उसे सीधा नहीं फेंक देता। लाइक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई प्लास्टिक पॉलीथिन आती है तो उसका मल्टीपल यूज़ करता हूँ मैं, ताकि उसे रिसाइकल कर सकूँ ठीक तरीके से और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ना पहुँचाए। तो यहाँ पर ये मेरा जो है वो एनवायरमेंटल एथिकलिटी यानी कि पर्यावरण के प्रति नैतिकता के मूल्य का मैं पालन करता हूँ। उसी तरीके से यदि मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो देखिए, बचपन में मेरे साथ क्या होता था कि मुझे एक आदत थी, एक नकारात्मक आदत थी चोरी करने की। और मैं जब कक्षा पहली या दूसरी में था तो मैं अक्सर लोगों के, जो मेरे साथ सहपाठी थे, उनके शार्पनर या फिर स्केल या पेंसिल या पेन ऐसी चीज़ें चुरा के घर ले आया करता था। तो जब मेरे पिताजी या मेरी माँ मेरे बैग चेक करते थे तो उसमें से जब ऐसी चीज़ें निकलती थी तो वो क्या करते थे कि मुझे उस शार्पनर या स्केल या पेंसिल जो भी मैं लेकर आता था उसके साथ वो खुद अगले दिन स्कूल जाते थे और वो मुझे लौटाने के लिए कहते थे, तथा साथ ही साथ मुझसे बोलते थे कि दूसरे से, जिससे मैं वो लेकर आया हूँ, उससे माफ़ी मांगूँ। तो इसके द्वारा, और ये ऐसा नहीं था कि कोई एक टाइम इंसिडेंट था, ऐसे मैंने कम से कम आप मान के चलिए 50 से 60 बार ऐसी चीज़ें की थी। काफ़ी काफ़ी बुरी आदत थी ये मेरे अंतर्गत उस समय। तो उन्होंने हर बार, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे डांटा, हमेशा उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया और हर बार मुझे लेके जाते थे मेरे पिताजी। और इसके द्वारा उन्होंने मेरे अंतर्गत ऑनेस्टी जो बोलते हैं या इंटीग्रिटी, उसे लेकर आने का प्रयास किया। पेरेंट्स के द्वारा भी आपके अंतर्गत कैसे नैतिक मूल्य लेकर आए जाते हैं आप ये समझा सकते हैं। देन स्पाउस, देखिए, यदि आप वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत हैं, तो आप वहाँ से कोई नैतिक मूल्य या कोई नैतिक उदाहरण ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैंने अपने माता पिता को देखा है और वहीं से मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है आपने भी अपने परिवार के अंतर्गत एग्जाम्पल ज़रूर देखा होगा कि जब भी निर्णय लिया जाता है मेरे घर के अंतर्गत तो मेरे पिताजी मेरी माता की सलाह ज़रूर लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में विमेन का इन्वॉल्वमेंट घर के अंतर्गत कितना ज़रूरी हो जाता है, इससे इक्वालिटी, जो जेंडर इक्वालिटी की धारणा है यानी कि लैंगिक समानता, वो पनपती है घर के अंतर्गत। तो आप ये दर्शा सकते हैं इस तरीके से। देन सिबलिंग्स के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो मेरा एक छोटा भाई है
और वो अभी वर्तमान समय मास्टर्स का कोर्स कर रहा है। तो एमटेक के दौरान उसने एक कोर्स लिया हुआ है मैटलैब, और वो उस मैटलैब कोर्स को लेने के पश्चात काफ़ी दुविधा में था, क्योंकि उसे वो कोर्स समझ में नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि शायद उसने गलत कोर्स चुन लिया, क्योंकि उसे ये डर था कि यदि मैटलैब में उसे नंबर कम आएंगे तो टोटल जो CGPA होता है, यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड परफॉर्मेंस असेसमेंट, वो उसका कम हो जाएगा कॉलेज में। तो उसे इसका डर था। मैंने उसे यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया कि देख, अच्छे से मेहनत कर, रोज़ाना इस सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे देने की कोशिश कर, अच्छे अच्छे वीडियोस देख, यूट्यूब पर हैं मैटलैब से संबंधित, और अपने सीनियर से मदद ले। इसके पश्चात वो काफ़ी संभल गया, उसे समझ में आया कि ठीक है, अच्छे से अप्रोच करना मैटलैब को। तो आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि कभी आपने भी अपने भाई या बहन को मोटिवेट किया होगा, तो आपको ये उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप फ्रेंड्स के साथ कितने नैतिक हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण मेरे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है कि जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, और उस मित्र की ये राय थी, इवन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के पश्चात भी, कि वो शादी के पश्चात दहेज लेगा। तो जब भी वो मित्र मंडली में इस प्रकार की बातें करता था कि वो तो दहेज लेने वाला है, तो एक बार क्या हुआ कि मैं जब उस मित्र मंडली के अंतर्गत था, जब वो ऐसी बात कर रहा था, तो मैं सामने से खड़ा होकर उससे ये चीज़ बोला कि दहेज देना गलत बात है, और जबकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा है, तो वो इस तरीके की धारणा कैसे रख सकता है। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि उसका ये एटीट्यूड में परिवर्तन आया कि नहीं आया, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि जब भी आपका दोस्त या आपका कोई सहपाठी नकारात्मक बात करता है, तो आपको खड़ा होना चाहिए और उसकी बात को तर्कपूर्ण रूप से काटना आना चाहिए कि आप क्यों मानते हैं कि जो वो सामने वाला बोल रहा है वो गलत है, और आपको बेहतर तर्कों के अनुसार ही, तर्कों के द्वारा उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, ये एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ का एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कशन हुआ। अब आप प्लीज़ अपने निजी जीवन के उदाहरण ढूंढने का प्रयास कीजिए, ताकि जब ये यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। चलिए, अब आज के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि सिद्धांत क्या है, प्रक्रिया क्या है और लोकहित क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3 सब पार्ट्स हैं। लोकहित से क्या अभिप्राय है, यूपीएससी ये पूछ रहा है। साथ में आपको ये भी बताना है कि सिद्धांत और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए जो सिविल सेवक अपना सके। क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है तो मैं ये बोलूँगा कि जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उत्तर का सीधा इंट्रोडक्शन आप क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। यदि वो पूछ रहे कि लोकहित से क्या अभिप्राय है, आप बताइए लोकहित क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन दीजिए लोकहित की, कि लोगों से जुड़ा हुआ हित ही लोकहित है, यानी कि समाज की भलाई के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार जो भी नियम, कानून या योजनाएं लेकर आती है, उसी को हम लोग लोकहित कहते हैं। और वहाँ पर आप एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से लोकहित किस तरीके से आ रहा है। आप जो भी योजना यहाँ पर बताएंगे, कृपया करके केवल योजना का नाम मत लिख दीजिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान लिख दिया, तो केवल योजना के केवल नाम मत लिख दीजिएगा। उसे ज़रूरी है कि आप नैतिक मूल्य या एथिकल वैल्यूज़, वर्च्यूज़ या मोरालिटी से जोड़ें, कि वहाँ पर जो सरकार ये योजना लेकर आ रही है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान लेकर आ रही है सरकार, तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि पर्यावरण नैतिकता का मूल्य तो लागू होता ही होता है। आप वो बता सकते हैं कि एनवायरमेंटल एथिकलिटी लागू हो रही है, पहली चीज़ ये। और दूसरा है कि जो हमारे समाज के अंतर्गत सफाई कर्मचारी हैं, उनका रिहैबिलिटेशन भी स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हो रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि सरकार की किस तरीके से एम्पैथी या कंपैशन, समानुभूति या सहानुभूति का मूल्य यहाँ से लागू होता हुआ नजर आता है। तो आप जो भी एक उदाहरण देंगे, प्लीज़ उसे नैतिक मूल्य से कनेक्ट कीजिए। देन आप बताइए कि कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने प्रिंसिपल्स लिखा, इसका मतलब है सिद्धांत। ये आपका सेकंड, अब आप मेन बॉडी में आ रहे हैं कि लोकहित के संदर्भ में किसी सिविल सेवक को कौन सा सिद्धांत, तो सिद्धांत को अलग लिखिए। सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत का आप वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकलिटी, यानी कि संवैधानिक नैतिकता। आप बताइए कि सिविल सेवक को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना ज़रूरी है। यहाँ पर इसे एलैबोरेट कीजिए 1 या 2 पंक्तियों के अंतर्गत। देन बताइए कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत या यूटिलिटारियनिज्म प्रिंसिपल ऑफ बेंथम, ये भी ज़रूरी है कि सिविल सेवक इसे लागू करे, और इसे एक्सप्लेन कीजिए कि ये सिद्धांत है क्या, यानी कि मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल, जो बेंथम कहते हैं। देन आप यहाँ पर बताइए कांट का जो प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी,
यानी कि कांट का वस्तुनिष्ठा वाला सिद्धांत, जिसके अंतर्गत कांट ये बोलता है कि आप सभी व्यक्तियों के साथ इम्पार्शियल रूप में आपको बिहेव करना ज़रूरी है, आपका व्यवहार सभी से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, कांट का ये कहना है। ठीक है, तो आप इम्पार्शियल रहेंगे सभी से, ये आपको दर्शाना है, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। तो ये 3 सिद्धांतों पर आप बता सकते हैं। सिद्धांत कुछ और भी हो सकते हैं, आप गांधी जी का भी उदाहरण दे सकते हैं। मेरे दिमाग में भी ये 3 सिद्धांत आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल कर लिया। आपके पास कोई और भी सिद्धांत हो सकता है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक दो पंक्तियों में प्लीज़ समझा दीजिएगा। देन अब आता है कि प्रोसीजर्स क्या हैं, यानी कि प्रक्रियाएं क्या हैं जो सिविल सेवक को जिनका पालन करना चाहिए। पहला है, देखिए, प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा का सिद्धांत, सत्यनिष्ठा की प्रक्रिया, ईमानदारी की प्रक्रिया। यहाँ पर आप TN शेषन जी, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं, TN शेषन का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर E श्रीधरन जी का उदाहरण दे सकते हैं। तो आप इनका किसी एक का भी उदाहरण यहाँ पर दे दीजिए। नेक्स्ट है पारदर्शिता की प्रक्रिया। देखिए, पारदर्शिता की प्रक्रिया क्या है, सरकार जैसे mygov.in लेकर आ रही है, इसी प्रकार से सरकार ने CP ग्राम्स लाया है। तो इसके माध्यम से सरकार शासन में पारदर्शिता को लाने पर बल दे रही है। तो लोक सेवक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इन प्रक्रियाओं का पालन करें। देन उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी की प्रक्रिया। अब अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से है, आप यहाँ पर या तो मेघालय का एग्जाम्पल दे दीजिए जिसने सोशल ऑडिटिंग कानून लेकर आया है, या यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसने मनरेगा में सोशल ऑडिटिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसके माध्यम से जो सिविल सेवक है उनकी उत्तरदायित्व सिद्ध होती है, स्थापित होती है, या अकाउंटेबिलिटी उनकी इस्टेब्लिश होती है, आप ये दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रियाएं होंगी। नेक्स्ट, अभी आपका उत्तर खत्म नहीं हुआ है। कंक्लूजन लिखने से पहले यदि आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचता है तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताइएगा कि जब ये प्रक्रियाएं और सिद्धांत का पालन नहीं होता है तो किसी समाज का क्या हश्र होगा। आप बताइए कि लोकहित कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा, यानी पब्लिक इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो इससे पूरे के पूरे समाज के अंतर्गत काफ़ी इंस्टेबिलिटी आई, केओस आया, और जो लोकहित था या पब्लिक इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ या हैम्पर हुआ, आप ये दर्शा सकते हैं। फिर आप ये बता दीजिए कंक्लूजन में 2 लाइन के अंतर्गत कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। आप बता दीजिए कि बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, मिड करियर ट्रेनिंग दी जाए, या 360 डिग्री इवैल्यूएशन किया जाए, कुछ इस प्रकार की बात कहकर आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि कैसे इस आंसर की अप्रोच करनी है, कैसे लिखना है। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।